प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से वापस भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों से मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी के थर्ड टर्म का 2 साल की अवधि पूरी हो रही है। उससे पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जिन 4 मुद्दों पर जोर देने की बात कही जा रही है उसमें विधायी बदलाव, वैधानिक नियमों में संशोधन, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं। तो मंत्रियों के साथ मोदी की ये बैठक केवल यही विधायी बदलाव वगैरह ही हैं या कुछ और बड़े बदलाव भी हो सकते हैं? अजीत जी, नहीं, बिल्कुल होगा। बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है ये, और इसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रमोशन डिमोशन सब होगा। हाँ, और इस बार चेंज होगा, क्योंकि अब तो जो 2024 के चुनाव में जो एक झटका लगा था, ये लगा था कि मोराल थोड़ा डाउन हुआ। अब तो मोराल अप है। बंगाल जीतने के बाद तो बंगाल की जीत में तो सब कुछ बह गया, सारी चीजें बह गई। तो अब जो चेंजेज होंगे वो बड़े चेंजेज होंगे। और आप देखिए, अभी तुरंत वो भी समय आ रहा है जब नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का भी गठन होना है, और 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो सरकार में भी जो बदलाव, जो फेरबदल होना है, उसकी भी तैयारी हो रही है। और इस मंत्रिपरिषद की इस बैठक के लिए सारे नेता और उनके अधिकारी, उनके मंत्रालयों के सारे मंत्री भी हो गए, स्वतंत्र प्रभार भी हो गए, और उनके अधिकारी भी सारी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां ये है कि किसी भी मंत्रालय का किसी भी विषय पर, किसी भी विधायी विषय पर प्रधानमंत्री उनका प्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। वो सब तैयारी करके सब लोग पहुंचेंगे। ये जो 4 बदलाव आपने कहे, इन बदलावों की भी तैयारी शुरू हो रही है, चल रही है। मतलब तैयारी शुरू क्या हो रही है, एक देश एक चुनाव का मामला हो, या ये सारी चीजें चल रही हैं। तो एक बड़े बदलाव की तरफ, अभी परिसीमन की बात हुई थी, वो भी एक विधायी बदलाव था, और महिला आरक्षण की बात चल ही रही है। तो ये सारी चीजें होनी है। मतलब किसी मंत्री का डिमोशन हो सकता है। डिमोशन, हाँ, मतलब बाहर चले जाएंगे। डिमोशन तो बाहर चले जाएंगे। एक कुछ लोगों के विभाग भी बदल सकते हैं जिनको वो डिमोशन कहेंगे, लेकिन काफी सारे लोग जाएंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये कई क्राइटेरिया बने हैं। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया है, पॉलिटिकल आपकी यूटिलिटी का मामला है। ये सब देखे जा रहे हैं। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, तो उन 7 राज्यों के हिसाब से क्षेत्रीय और जातीय सामाजिक समीकरण कैसे सधने हैं, ये सब भी देखना है। और हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गुजरात मॉडल लागू होता है, आप याद करिए पिछला जो 2022 का बदलाव हुआ था, कैसे बदलाव हुआ था। तमाम बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, कितने बड़े नेता एकदम से सरकार से बाहर कर दिए गए थे। तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है। अभी तो असेसमेंट होगी। आज की बैठक में असेसमेंट है उनके कामकाज का, उनकी राजनीतिक उपयोगिता का, संगठन की क्षमता का। ये सब करने के बाद एक मंत्रालय को लेकर मैं थोड़ी इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। सचिन जी, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से तो फीडबैक बहुत अच्छे से लिया जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? निश्चित तौर पे। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि उससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और पूरे देश में आप देखें कि युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष है, छोटी मोटी घटनाएं हो या बड़ी घटना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात होती है, वो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, और कम्युनिकेशन का भी अभाव दिख रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, एक तौर से बड़े ही संगठन के मामले में कुशल व्यक्ति हैं। कहीं भी उन्हें प्रभारी बनाइए चुनाव का, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो उस तरह से व्यक्ति बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सक्षम है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में लेके एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चरल सुधार की जरूरत है, वहां पे काफी कमी है। और वहां पे निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड लेंगे। क्योंकि देखिए, 2014 से लेके 24 तक प्रधानमंत्री का युवाओं को लेके, युवा वर्ग को लेके एक विशेष आग्रह रहा है, उनको लेके एक जोर भी रहा है। ऐसे में वो कतई नहीं चाहेंगे कि शिक्षा और परीक्षा और जो एग्जाम है उनको लेके युवा वर्ग में एक विलगाव आए। सबसे बड़ी बात तो ये है। बट साथ ही साथ एक और भी चीज है कि देखिए, होता ये है कि पहले के कैसे मंत्री बनाए जाते थे और अब में एक फर्क है, खासकर मोदी एरा में आप कह सकते हैं। पहले 2 क्राइटेरिया होता था, एक कुर्बानी और दूसरा आपकी काबिलियत। कुर्बानी का मतलब आप बहुत लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने संगठन को 20 साल, 30 साल, 40 साल दिया है, आपको संगठन ढोता रहता था। एक होता था नहीं, आप भले ही नए हो, आप भले ही पुराने हो, लेकिन आपकी काबिलियत है, आपकी यूटिलिटी है। तो आपको अभी वाली जो मोदी माइंडसेट है, जो जिसके अजीत जी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, कसौटी की बात, उसमें केवल काबिलियत ही देखा जाएगा।
उस काबिलियत पे धर्मेंद्र प्रधान शायद अभी भी सक्षम उतरेंगे, चूंकि बहुत सारी कमी आई है, लेकिन चूंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि संगठन निष्ठ है और चीजों को जिम्मेदारी को निभाया है, तो इसको अपवाद के तौर पे देखा जा सकता है या कुछ और भी निर्णय होंगे। लेकिन मान के चलिए नजर है कि मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड सबके लिए सबकी का लिया जाएगा और फैसले का वक्त भी है, इस पर हमारी नजर तो रहेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी इस वक्त सबकी नजर है। उनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की तिगड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत राहुल गांधी के उस आपत्तिजनक बयान के लिए दर्ज कराई गई है जो उन्होंने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी ओर राहुल गांधी अपने गद्दार वाले बयान पर कायम है। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के दोनों बयान सुना देते हैं जो उन्होंने रायबरेली में दिए और फिर उसी बात को उन्होंने अमेठी में भी दोहराया। मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। अच्छा, बीजेपी तो इसकी आलोचना करेगी ही, उनके ही शीर्ष नेतृत्व पर यह सवाल है। लेकिन बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। एनसीपी शरद के चीफ शरद पवार ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे येते तिथं राजकीयमध्ये हे करायचे नाही। जो बात शरद पवार कह रहे हैं कि राजनीतिक मनमुटाव अपनी जगह है, लेकिन आप प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, आप गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी एक ही गलती बार बार करते हैं और फिर कोर्ट में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ती है, कहीं उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है, फिर वही गलती दोहराते हैं, कहते मैं डरता नहीं। आप डरते नहीं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक बात है, वो डरना, साहसी होना एक अलग चीज़ है। आप साहसी होइए, अच्छी बात है। आप साहस के साथ वो मुद्दे भी उठाइए जो मुद्दे आपको लगता है कि देश के लिए नुकसानदेह हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को पर अटैक
अटैक हो रहा है या कोई इकोनॉमिक फैसला गलत हो रहा है, कोई डिप्लोमेटिक फैसला, पॉलिटिकल जो राजनीतिक फैसले गलत हो रहे हैं, आप उस पर सवाल उठाइए, आप उसके लिए सख्त से सख्त शब्दों में आलोचना करिए सरकार की। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है और ये बात हम लोग पूरी जिम्मेदारी हमेशा कहते हैं कि जनता जो है सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है और जनता 3 बार से आपको विपक्ष चुन रही है, इस बार और मजबूत विपक्ष आपको चुना है, तो आप मजबूती से अपनी बात उठाइए। लेकिन अब ये भी आपको नहीं कह सकते, आप 22 साल से सरकार में हैं, आप हम ये भी नहीं कह सकते 22 साल से आप एमपी हो रहे हैं कि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है या हिंदी अंग्रेजी में आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते हैं। आप बड़े सोच समझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल नर्सरी से आते हैं, फिर ये हाल है। वही कह रहे हैं कि वो आपको आप सख्त शब्दों, आप हमको लगता है कि वो सिर्फ आलोचना करना उनका मकसद नहीं है, वो विवाद खड़ा करना भी एक मकसद है। वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है, इससे जो एंटी बीजेपी जो एक मतदाताओं का समूह है वो हमारे साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा अगर हम इतने सख्त शब्दों में आलोचना करेंगे। अब होड़ इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन ज्यादा अब शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन कितना कठोर शब्द बोल सकता है, इस आधार पर ये लोग समझ रहे हैं कि तय होगा कि कौन हमारे साथ, मोदी विरोधी हमारे साथ आएगा। लेकिन इसका रिवर्स पोलराइजेशन ये होता है कि आप जितने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी समर्थक जो है वो भी उतनी मजबूती से उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपका राजनीतिक नुकसान है। आपको अपने गठबंधन के अंदर या अपोजिशन के स्पेस में हो सकता है कि आपको सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए, आपकी एक छवि बनाई जाए कि आप बहुत साहसी आदमी है, लेकिन इससे चुनावी राजनीति में आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक के नेक्सस का भंडाफोड़ करने के लिए सीबीआई ने कई जगह छापे मारे हैं। संसदीय स्थायी समिति ने आज एनटीए चीफ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति इन अधिकारियों से पेपर लीक मामले में जांच की प्रगति और परीक्षा के सुधारों के बारे में जानकारी लेगी। 2024 में नीट के पेपर में हुई गड़बड़ियों के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने पेपर में सुधारों की सिफारिश की थी। बावजूद इसके 26 में नीट यूजी पेपर लीक मामला सामने आया। दूसरी ओर 21 जून को होने वाले री एग्जामिनेशन के लिए सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्जामिनेशन के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। एग्जामिनेशन में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हैं। पेपर लीक रोकने के लिए वो रोज मीटिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई गलत सूचनाओं के प्रचार के संबंध में मेटा, गूगल, टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। पेपर लीक के खुलासे के लिए सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज की है। सीबीआई के अधिकारियों ने कई संदिग्ध छात्रों, उनके अभिभावकों से मैराथन पूछताछ की। इसके साथ ही कोचिंग संचालक के बेटे से भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई आपको दे दूं। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट से भी पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न सेट करने वाले भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे अब एनटीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 16-17 मई को दिल्ली के एक होटल में यूजीसी नेट के पेपर सेटिंग से जुड़े हुए करीब 15 एक्सपर्ट से सीबीआई अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ में शामिल एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि उनसे ऐसे सवाल पूछे गए कि जैसे वे किसी बड़े अपराध में शामिल हों या संदिग्ध हों। उन्होंने कहा कि उनका नीट पेपर सेटिंग से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें संदेह के घेरे में रखा गया। अब हकीकत तो ये है सज्जन जी, जब तक कि अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक हर व्यक्ति जो भी उस प्रक्रिया में शामिल है वो हर व्यक्ति संदिग्ध है। एक तो पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आप जवाबदेही कैसे तय करेंगे? जब तक पूछताछ नहीं करेंगे जवाबदेही कैसे तय होगी? और अभी जो एग्जामिनेशन में रीअपियर होने वाले हैं वो कितने बड़े डर में होंगे? नहीं देखिए, जवाबदेही अगर आप तय कर भी दें इसमें तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जिनका घाटा होना तो हो गया। इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए, लाखों विद्यार्थी को दोबारा एग्जाम देना, उसके बाद उसका आने जाने का सारा मानसिक तनाव जो है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तो तय आपने नीजर रिएक्शन करके एक जगह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अभी हर किसी को बुला के आप सवाल पूछेंगे। यहां पे मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया, पकड़ भी लिया, ये सब छोटी मछलियां हैं। पूरा का पूरा एनटीए के बाद जो आउटसोर्सिंग का मॉडल चला, ये दिखाता है कि आप शिक्षा नीति को, यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं को, उसको बहुत गंभीरता से आप नहीं ले रहे हैं। जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है उनके बैकग्राउंड को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। किसी की सिफारिश पे वो जाते होंगे। केमिस्ट्री का प्रोफेसर जो है वो मराठी में ट्रांसलेशन के लिए अधिकृत है। ये मतलब किस मापदंड से आप तय कर रहे हैं?
मुझे हो सकता है थोड़ी बहुत बंगाली आती हो, लेकिन क्या आप मुझे बंगाली से अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए अधिकृत करेंगे या कोई उसका विशेषज्ञ होगा उसको करेंगे? तो सवाल है कि जवाबदेही तो इसमें तय होनी चाहिए, लेकिन ये जवाबदेही जो है वही बात आई कि जब जंगल में आग लगी है तब आप पानी ढूंढने निकले हैं। पहले से आप ये तय करें कि एनटीए सिस्टम में जो लोग हैं उनकी प्रतिबद्धता, उनकी बैकग्राउंड चेकिंग आपने कितने प्रोफेशनल तरीके से की, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए क्या हो रहा है। आपने इसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में कंप्यूटर सिस्टम से कर दिया, सही बात है, लेकिन सवाल है कि अगर क्वेश्चन सेट करने की प्रक्रिया में कोई गैप रह गया, कोई लूप होल रह गया, फिर आगे यही मामला होगा, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। तो घटना हो जाने के बाद पुलिस कितनी कार्रवाई करती है या जांच एजेंसियां कितनी, यहां सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लाएं जिसमें लोगों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का विश्वास हो, जो यूपीएससी मॉडल से आप सीख सकते हैं। आपके पास एक मॉडल है। नहीं, लेकिन ये अगर शिक्षा मंत्रालय क्रैक नहीं कर पा रहा है या एनटीए क्रैक नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन क्रैक करेगा? देखिए, हम उस दिन भी कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। जब तक स्ट्रक्चरल आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जैसा सबसे पहले इसमें 2-3 बातें हम आपको इसको कहना चाहते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी इस बार की जो परीक्षा होगी मीनाक्षी जी, ये परीक्षा 21 को कराइए। हमारा एकदम इसमें फर्म बिलीफ है कि आप बेस्ट ऑफ 3 करिए, आप बेस्ट ऑफ 3 करिए, आप 3 बार परीक्षा करिए, तब चुनिए। पहली परीक्षा किसी लड़के ने बहुत अच्छा दिया हो 25 लाख में से, बिल्कुल ठीक, और दूसरी बार उसका दिन खराब हो, उस दिन उसकी परीक्षा खराब हो गई, तब तो उसका क्या होगा उस बच्चे का। तो आप बेस्ट ऑफ 3 करिए। एक तो इस परीक्षा के लिए एक हमारा एकदम फर्म एकदम सुझाव है। दूसरी बात यह है कि आप जब चले जाएंगे सीबीटी मोड पर, तब क्या गारंटी है कि पेपर नहीं लीक होंगे। 2020 में जेई मेंस का विदेश के सर्वर से यहाँ सर्वर हैक कर लिया गया था और गड़बड़ी नहीं हुई थी क्या उसमें? आप सीएसएस की परीक्षा में और सीबीटी परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, रेलवे की परीक्षा में सीबीटी मोड में पेपर लीक हुए थे और परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। वो कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। और उसके पहले क्वेश्चन सेट करने वाला जब क्वेश्चन लीक कर देगा तो सीबीटी बाद में होगा। हम जिस स्ट्रक्चरल सुझाव की बात कर रहे थे, आप सरकार कह रही है कि बहुत हाई स्टेक एग्जामिनेशन होता है, तो आप हाई स्टेक क्यों रखे हुए? आप स्टेक कम करिए ना। सबसे पहले आप इसके फी को रेगुलेट करिए। 1 करोड़ रुपए की फी लगती है मेडिकल में पढ़ाई की, और उसके बाद लाखों लाख रुपया अभी भी डोनेशन और कैपिटेशन फी चलता है। आप इसको सस्ता करिए, एग्जाम को, पढ़ाई को आप सस्ता करिए। पढ़ाई सस्ता होगा तो अपने आप पेपर लीक होना कम हो जाएगा, चूंकि हाई स्टेक है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्चा, लोगों को लगता है कि 10 लाख में पेपर खरीद के कर लेते हैं। तो ये जो है, आप हाई स्टेक को कम करिए, स्टेक खत्म करिए इसका। और दूसरा, जेई मेंस की तरह नीट एडवांस की परीक्षा करिए। जेई एडवांस की जैसे परीक्षा होती है, जो टॉप इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जो लड़के नीट करें, उनका नीट एडवांस करिए। और उसकी जिम्मेदारी, जैसे जेई एडवांस की जिम्मेदारी किसी न किसी आईआईटी को होती है, वैसे ही नीट एडवांस की जिम्मेदारी आप एम्स या इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन को दीजिए, ताकि बच्चों के साथ अन्याय नहीं।